नाजरीन सलाम व आदाब। मैं इशरत उस्मानी, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आपने मुल्क में और शहर में जो हालात देखे हैं, ख़ास तौर से रमज़ान करीम का मुबारक महीना चल रहा है और हमारे हिंदू भाइयों का होली का त्यौहार भी आज ही था, रंगों का ये पर्व। इस मौके पर जिस तरीके से बनारस और दूसरे शहरों में अमन और शांति की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें की गई, इसके बीच में आज हमारे हिंदू भाइयों का होली का त्यौहार भी मना और जुमा की नमाज भी अदा की गई और यही हमारी परंपरा रही है। इस बीच में बहुत सारे सवालात हैं लोगों के मन में, और चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से उनका संबंध हो, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम मौजूद हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे चैनल में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन दिनों जबकि रमज़ान का पवित्र महीना अभी चल रहा है, इसी दौरान जुम्मा और होली का पर्व एक साथ पड़ा, ऐसे में शहर के जो शांति प्रिय लोग थे उनके मन में एक आशंका थी, एक सवाल था कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, मगर फिर भी सब कुछ शांति से, सौहार्द से और जो भी बनारस की रिवायत रही है उसके मुताबिक हुआ है। तो इस पूरे प्रकरण को और इस पूरे आज के दिन को आप कैसे देखना चाहते हैं मुफ्ती साहब? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूं, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ले आए और आपने जो सवाल किया है बड़ी अहमियत का हामिल ये सवाल है। बहुत सारी आशंकाएं और अंदेशे इस होली के त्यौहार को लेकर थे आमतौर से, और सही बात तो यह है कि माहौल ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें चल रही थी, लेकिन बनारस की जो कदीम रिवायत है और यहाँ के अमन पसंद जो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कोशिश इस बात की कि ऐसे ये दिन गुज़रे, जुमा का दिन, कि हमारा जुमा भी अच्छे तरीक़े से हो जाए और होली का त्यौहार भी हो जाए, अच्छे तरीक़े से गुज़र जाए। तो इसके लिए हमारे मुस्लिम भाई ख़ास तौर से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, और उसके साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों में जो अमन पसंद हैं वो भी बहुत इस बात को लेकर फ़िक्रमंद थे, उनकी भी कोशिशें रंग लाई, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो दोनों लोगों के बाहमी इश्तराक से आज का दिन बहुत ही पुरअमन गुज़रा और सारे अंदेशे ख़त्म हुए और अमन और चैन सुकून के माहौल में दोनों चीज़ें अदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े के रूनुमा होने की इत्तला अब तक मौसूल नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि जब जब भी इस तरीक़े के हालात होंगे, कदीम रिवायत को बरक़रार रखते हुए अमन और शांति और आपसी सौहार्द का जो माहौल है उसको बरक़रार रखने की पूरी कोशिश की जाती रहेगी। मुफ्ती साहब, पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न शहरों और हिस्सों में, ख़ास तौर से बनारस में, हम लोगों ने देखा कि छोटी छोटी घटनाओं के ज़रिए से और छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक रूप देकर या जबरन किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। इसमें आपने अभी कुछ दिनों पहले अमिया मंडी का केस देखा, कोटवा में आपने देखा, अभी नक्खी घाट क्रॉसिंग पे एक हाफिज़ कुरान को चाकू मारने का वाक़या आपने सुना। इसके अलावा दीनदयालपुर में जय श्री राम का नारा लगाने के नाम पर दो भाई, सगे भाइयों को ज़ख्मी किया गया। तो ये जो इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं, समाज विरोधी तत्व है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनका जो हौसला बढ़ा हुआ है इन्हें कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन स्तर से संरक्षण प्राप्त है, या इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सही बात तो यही है कि प्रशासनिक तौर पर भी और शासन के एतबार से देखा जाए तो भी दोनों लोगों की सरपरस्ती इस असामाजिक तत्वों को हासिल है। वरना क्या बात है कि जो जुर्म एक समुदाय के लोग करते हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उसकी एफआईआर तक से दर्ज नहीं की जाती है, और उससे 10 गुना हल्के दर्जे का जुर्म कोई दूसरे समुदाय के लोग करते हैं
तो उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाती है। जैसा कि अभी कोटवा के अंदर देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे थे, वो आपस में खेल रहे थे, कोई ढेला से कोई बल्ब वगैरह पर निशाना लगाए, तो खेल था उनका, जेल भेज दिया गया उनको। और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जेल भेज दिया गया। और फिर कैसा क्या मैसेज, तो ये सारी चीजों को देखने के बाद एक बच्चा भी होगा तो वो यही नतीजे पर पहुंचेगा कि ऊपर से सरपरस्ती इन लोगों की हासिल है, इन लोगों को ऐसी सरपरस्ती हासिल है जिसकी वजह से इनका मन बढ़े हुए हैं। और अगर इस तरीके के हालात कुछ दिन और बाकी रह गए तो पूरे मुल्क को जलने में देर नहीं लगेगी। हमें तो बहुत तशवीश है, अंदेशा है कि जो लोग अमन व अमान की बात करते हैं और इस तरीके की बातें, संविधान की बात करते हैं, और संविधान तो सबके लिए बराबर है, लेकिन एक आदमी के लिए संविधान के ऊपर अमल करने के बाद दबाव डाला जाता है, दूसरे वर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं कि भाई गैर संवैधानिक हरकतें आप की तरफ से क्यों की जा रही हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। तो जिस जगह पे जुल्म और नाइंसाफ़ी का बोलबाला हो और मजहब के आधार पर कार्रवाई की जाने का चलन हो, तो वहाँ पे ऐसा ही होगा। अमन व अमान की उम्मीद ऐसी जगहों से लगाना बिल्कुल बेकार है। ऐसा लगता है कि जैसे इन तमाम प्रकरणों में एक ये पैटर्न चल पड़ा है मुफ्ती साहब कि जैसे अगर किसी वर्ग विशेष का वो बच्चा या व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समूह है तो बड़ी तत्परता रहती है, बहुत ज़्यादा कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब बिल्कुल प्रतिबद्ध नजर आता है, पूरा का पूरा शासन प्रशासन। और वहीं दूसरी तरफ जब उनकी तरफ से, जैसा कि आपने देखा कि होली का चंदा लाने के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया, फिर वो नारा लगाया नहीं लगाया, उसको इतना जख्मी और शहीद करने तक की कोशिश की गई। उसी के अलावा एक हाफिज कुरान को चाकू मारा गया। कोई कार्रवाई अभी तक होती नहीं दिख रही, नहीं देखी और नहीं होगी। क्यों? इसलिए नहीं होगी, आइंदा हमें ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल बनाया जाता है कि डर के मारे आदमी थाने जाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। जो भुक्तभोगी लोग हैं उन लोगों के पास जब लोग गए, उनकी बातें सुनी, तो इतना डरे हुए हैं, ऐसा आतंक का माहौल उनके ऊपर छाया हुआ है कि मारे डर के वो FIR करने हो। जब पूछा जाता कि आप FIR क्यों नहीं कराते, तो उनका कहना यह है कि हमें डर लगता है कि उल्टे हम ही को फंसा दिया जाएगा। और ऐसा हुआ है, ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो आदमी शिकायत दर्ज कराने गया है उसको उल्टे उसी में फंसा दिया गया। अब अमिया मंडी का जो मामला आया तो उसमें जो लड़की के साथ छेड़खानी अगर हुई है तो भाई बहुत गलत बात है, हमें तो पूरा कोई भी उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन यह है कि चलो छेड़खानी तो एक आदमी ने किया होगा तो एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो, ये ना करके अब उसमें इतनी, देखिए मामला जब दूसरे समुदाय से ताल्लुक़ रखता है तो पुलिस की टीम ऊपर घरों में घुसकर, लेडीज पुलिस घर में घुसकर 4-4 औरतों को उठाकर जेल में डाल देती है और दबाव इस बात का डाला जाता है कि असल मुलजिम को हाजिर करो नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। खैर पहले थाने में रखा गया और थाने में जब उन औरतों ने यकीन दिलाया कि हाँ ठीक है हम लोग को छोड़िए, हम मुलजिम को हाजिर कराते हैं, जब यकीन दहानी कराई तो हाजिर कराया गया तो उन औरतों को छोड़। ये तो बनारस की तारीख का हमें लगता है पहला वाकया है कि इतनी, भाई इस तरीके की छीट-फूट घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन इतनी पुलिस की तत्परता इस मामले में और इतनी ज्यादा एक्टिव पुलिस हो गई कि बाकायदा उन औरतों का उस छेड़खानी से क्या ताल्लुक था, और उन औरतों को उठाकर जेल में वो पहले थाने लाया गया और उसके बाद 8-10 मर्दों को अभी तक जेल में डाले हुए हैं और कोशिश इस बात की चल रही है कि उनके ऊपर रासुका लगाया जाए और पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाए। क्या क्या तो छेड़खानी तो एक ने किया होगा, इतने लोगों के ऊपर पॉक्सो एक्ट वगैरह लगाने की आज तो दिमाग में बात हट नहीं रही है कि ये क्या हो रहा है। ये मजहब के आधार पर, ये धर्म के आधार पर ये सारी जो एक्टिविटीज और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो बहुत ही मायूस कुन है। और अगर इस तरीके के हालात रहे तो फिर तो बनारस के अंदर अमन अमान नाम की कोई चीज ही नहीं बाकी रह जाएगी। उन्हीं थानों के अंदर मुफ्ती साहब वो जो बहुत सारे हमारे मीडिया सहकर्मी हैं और भी लोग हैं उनके जरिए से, और
प्रकरण बहुत सारे हमारे आपके सामने भी आते हैं कि 2-2 साल से न्याय की गुहार लगा रही हैं औरतें, और उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और जी, जी। जब इस तरीके के वाकयात होते हैं तो जैसे लगता है कि ये जो संविधान की शपथ लेने वाले हैं, उसके भक्षक बन जाते हैं। तो इसमें मतलब हम लोग कैसे अपने समाज के अंदर जो खौफ व हरास का जो माहौल है उससे कैसे निकलें, क्या लाएअमल हो, उसके लिए कुछ आप रहनुमाई फरमाएं मुझे सर। इसके लिए जो समाज का देखिए, पूरे दूसरे वर्ग की जो बात है तो सब के सब ऐसे नहीं है। पूरा बनारस शहर में है बहुत से ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो बहुत अमन पसंद हैं, और उन्हीं लोगों की बदौलत अमन व अमान बना हुआ है। और उन लोगों और फिर अपने बनारस शहर में फिर दूसरे शहरों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों के साथ मिलकर हमें लोगों को इत्मीनान दिलाना होगा, और उनके साथ मीटिंगें करके अपने मसाइल को मुश्तरका तौर पर जो प्रशासन के लोग हैं उन तक भी, और उनके ज़रिए से शासन तक ये सब बातें पहुंचानी बहुत ज़रूरी हैं। और ये तो बड़ी हैरत और अफसोस की बात है कि ये बनारस शहर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है। तो हमें अफसोस है और हमें हैरत हो रही कि क्या प्रधानमंत्री जी की भी सब उनका आदर और सम्मान नहीं करते कि भाई किसका ये क्षेत्र है, तो कम से कम उस हिसाब से हम लोग रहा जाए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी बदनामी होगी, और जब कोई न्यूज़ चैनल के लोग कोई न्यूज़ चलाते हैं तो शुरू में यह कहते हैं कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हुआ। तो जब ये जुमला शुरू में आता है तो ये बताते खुद एक बहुत बड़ी चोट होती है, मोदी जी के ऊपर बहुत बड़ी चोट होती है। लेकिन अफसोस के इतने ज़माने गुजरने के बावजूद, इतने वाक़यात होने के बावजूद मोदी जी की तरफ से भी कुछ इस तरीके का कोई बयान नहीं जारी होता कि भाई हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है कि हमारी बदनामी हो। आज तक कभी मोदी जी की तरफ से कोई ऐसा बयान आया जिससे उनको ये लगा हो कि हमारी बदनामी हो रही है, लिहाजा इस तरीके का मत तुम लोग करो, यहाँ पे अमन अमान शांति बहाली को बरकरार रखो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मोदी जी का आज तक नहीं आया, जो कि हम ही बड़े अफसोसनाक के साथ साथ चिंताजनक और ताज्जुब खेज भी है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक तो ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और दूसरी बात ये कि आपने एक बात कही कि अपने मसाइल को मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हमारे जो अमन पसंद और शांति प्रिय जो हिंदू समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमेशा साथ साथ चला है, उनको लेकर अपने कठिनाइयों को और अपने मसाइल को, अपनी परेशानियों को साझा करके कोई एक ऐसा रोड मैप हम तैयार करें कि सब खुशी से आगे बढ़ें, सब अपनी दिनचर्याओं में लगे रहें, और देश भी तरक्की करे, प्रदेश भी तरक्की करे, और शहर का अमन अमान भी बना रहे। इसी बीच एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मुफ्ती साहब कि होली के त्योहार के संबंध में बीते दिनों हमने 2 राज्यों के 2 पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया और बयान होली और जुमा के एक दिन पढ़ने के सिलसिले में हमने सुना। एक बयान तो हमारे इसी राज्य के संभल के सीओ यानी डीएसपी का हमने सुना, जो जिनका नाम अनुज चौधरी है, जिन्होंने कहा कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, और जिसको रंग से जिसका धर्म भ्रष्ट होता है वो घर से ना निकले। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही, जहां भाजपा शासित राज्य के इंदौर के डीसीपी थे, वहां पे वो अभिनव विश्वकर्मा जी, उन्होंने इतनी खूबसूरती से समाज के लोगों को लेकर एक साझा बयान दिया, सबसे सहयोग मांगा और सहयोग देने का वादा किया, और किसी भी हाल में लोगों को भरोसा दिलाया कि कानून और व्यवस्था को हर हाल में बहाल रखा जाएगा। तो इन दोनों प्रकरणों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संभल यूपी में है, वो भी बीजेपी शासित राज्य है, बेशक, और इंदौर भी मध्य प्रदेश में है, वो भी बीजेपी शासित है। और दोनों के अंदर इन 2 पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग अंदाज से, तो इनके बयानात सुनने के बाद ये समझ में आता है कि मन के अंदर जो चीज होती है, जो बुराइयां होती हैं, वो जुबान पर आ ही जाती हैं। सही कह रहा है। तो जैसा मन होता है वैसे ही जुबान चलती है जी। तो अब ये बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों के मन में क्या क्या था और क्या आ गया।
बहरहाल ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है यानी कि इनको अपनी सर्विस मैनुअल का भी ख्याल नहीं है। इसका जरा भी ख्याल नहीं आया कि एक तो सर्विस मैनुअल का भी ख्याल नहीं आया, दूसरे ये भी नहीं समझ में आया कि हम किस मुल्क के अंदर हम ये जी रहे हैं। इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, और इस तरीके की बयानबाजी कर कर के सिर्फ हुकूमत को, शासन को खुश करने के लिए इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत, तो पता नहीं उन्हें उसके एवज में उन्हें कुछ इनाम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जीता जागता नतीजा तो सामने है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की बदनामी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े जमहूरी मुल्क के ऊपर सवालिया निशान पूरी दुनिया से उठ रहा है। अब पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है कि इस जमहूरी मुल्क में एक अधिकारी पुलिस का, उसके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो इस तरीके की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अफसोस की तो ये हमारे मुल्क के हक में ये बहुत बुरा है कि हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इस मामले अफसोस की बात है ये। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं एक बात ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने संभल के सीईओ ने ये बात कही कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, तो हमारे हिंदू भाइयों के तो बहुत सारे तीज त्योहार, जुलूस, श्रृंगार और बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम हर हफ्ते होता है। हम मुस्लिम समुदाय को तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, तो किसी एक वर्ग विशेष की विशेष प्रार्थना और आस्था को टारगेट करना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? यह सरासर नाइंसाफ़ी है। अब देखिए कि कुछ दीगर मज़ाहिब के जो त्यौहार होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि सड़क पर चलना दुश्वार होता है और उसमें कई कई दिन जाम रहता है, पूरा शहर उसमें ये बदतरीन सूरत हाल से गुजरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरीके का कुछ होता भी नहीं है। तो हमेशा स्वागत करता है अपने हाँ, अतिथि का। हमने कुंभ में देखा एक बड़ी तादाद, पूरा शहर का जनजीवन ठप था, मगर हमने अपने अतिथियों का दिल खोल के स्वागत किया। यही हमारी तो मेरी जानिब से भी एक अपील हुई थी और हमने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। हमने लोगों से अपील की थी कि भाई कुंभ से लौट कर आने वाले लोग हमारे मेहमान हैं, तो दिल खोल कर उनका इस्तकबाल किया जाए। कोई ऐसा कुछ काम ना होने पाए जिसकी वजह से हमारे मेहमान को किसी तरीके की दिक्कत हो। और हमारे मुस्लिम भाइयों ने खुलकर उस पर अमल भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 महीने का जो बनारस का माहौल सब लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं है। इसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है। तो और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईद के मौका आता है या बकरीद में, अब भीड़ की वजह से थोड़ा 2 मिनट की नमाज के लिए आदमी रोड पर नमाज पढ़ लेता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या होता है वो सब देख रहे हैं। लाउड स्पीकर में अजान देने से इमाम के ऊपर मुकदमा हो गया, जबकि कोर्ट का एक तरफ आदेश है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही इन मस्जिदों के अंदर माइक का इस्तेमाल होता है। उसके बावजूद बनारस के अंदर भी और दीगर शहरों के अंदर भी इस तरीके का ज़बरदस्ती माइक से, मस्जिदों से माइक उतारा जाए और कहा जाता है कि भाई तो जब लोग उनसे कहते हैं पुलिस वालों से कि भाई कोर्ट का तो इस तरीके का आदेश नहीं है, अगर कोई आदेश हो तो लाओ, तो बेचारे पुलिस वाले तो बस यही कहते हैं नहीं भाई बस जो कह रहे हैं वो करना हो, हमें ऊपर से आदेश है। इस तरीके की बंद लफ्जों में कोई मैसेज देते हैं। मजबूर है, हाँ, तो इससे लगता है कि ये संविधान कहाँ गया। जो कोर्ट का आदेश है वो कोर्ट के आदेश की भी कोई हैसियत इसका मतलब की नहीं है। तो जब इस माहौल के अंदर इस तरीके की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाएगा तो आइंदा बहुत तशवीश और बहुत अफसोस का ये मकाम है और अंदेशे बराबर बढ़ते जा रहे हैं कि आइंदा पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ पे। मुफ्ती साहब, इन तमाम विषम और चिंताजनक परिस्थितियों के बावजूद एक चीज जो हमारे अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और एक आशा का संचार करती है, वो ये कि इन तमाम जो प्रकरण और घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक रंग और स्वरूप देने की, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे इसी काशी की धरती से, बनारस की सरजमीन से हमारे हिंदू भाई, उनका एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें बहुत सारे राजनीतिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, जिसमें सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी और इसी तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी, इसी तरीके से
भगत सिंह विचार मंच के हमारे एक साथी थे, नागरिक समाज से मनीष शर्मा जी, मुनीजा रफीक खान और आबिद शेख APCR के, ये तमाम लोग, इन लोगों ने एक इस विषय को एक बनारस के ऊपर एक हमला, बनारसी काशी की जो तहजीब और रिवायत है उस पर एक हमला समझ के बढ़कर आगे गए और कमिश्नर के ऑफिस में जाकर उनको मेमोरेंडम दिया और इन अप्रिय घटनाओं के विषय में अपनी घोर निंदा और घोर आपत्ति दर्ज कराई। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो वफ्द गया, डेलीगेशन गया जी, अपना मेमोरेंडम लेकर, यह बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा और काबिल सताइश सराहनीय कार्य हुआ उस दिन। इसकी जितनी भी प्रशंसा और सताइश की जाए कम है। उसमें दूसरा पहलू यह है कि उस डेलीगेशन में मुस्लिम 2-4 थे और बाकी सब नॉन मुस्लिम। ये एक आशा पैदा करता है। तो ये तो इससे ये लगता है कि बनारस के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये दूसरा पहलू जो जब उजागर हुआ और हमारे सामने आया तो इसको देखकर थोड़ी सी उम्मीद जगी कि नहीं, अगर इस तरीके के लोग इस समाज के अंदर रहेंगे और एक्टिविटी उनकी इसी तरीके की बनी रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारे शहर के अंदर कोई भी किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा और जो समाज दुश्मन अनासिर हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और एक बहुत ही अफसोसनाक और हैरतनाक चीज़ जो हमारे सामने आई जी, वो ये कि जिस अधिकारी के पास ये लोग मेमोरेंडम लेकर गए हैं, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे वो, उनका ये कहना है कि क्या हमें तो कुछ पता नहीं है। अब बताइए कि एक पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी ये कह रहा है क्या क्या हुआ ये सब हमें कुछ पता नहीं। नकारात्मक हाँ, रवैया है। तो ये तो और ज्यादा हैरत है कि इतने बड़े अधिकारी और समाज के अंदर इतना बड़े बड़े वाक़यात हो जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और इस तरीके के कत्ल के कोशिशें हो रही हैं और क्या क्या सब हो रहा है, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि हमें तो कुछ पता नहीं। तो डेलीगेशन के लोगों में से ही कुछ लोगों ने उनसे कुछ सवाल भी किए कि तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आपको पता नहीं है। बहरहाल उसका क्या जवाब दिया क्या नहीं ये सब, लेकिन ये एक पहलू ये भी है कि पुलिस अधिकारी अब वो वहां तक बात पहुंचाई नहीं जा रही है या क्या हकीकत है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये बात भी आई उन वफ्द के लोगों ने मुझे बतलाया। तो उन लोगों के लिए क्या आप? तो हम उन लोगों के लिए बहुत हमारी दुआएं हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और हमने तो उस वफ्द के एक जो जिम्मेदार थे उनको फ़ोन करके भी हमने मुबारकबाद दिया, उनकी सताइश की। और उसके जितने भी लोग शरीक हैं उन सब लोगों के लिए हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि ऐसे ही इसी तरीके से समाज को शहर के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए उनकी सारी कोशिशें कामयाब हों और वो फलें फूलें और पूरी कोशिश इस बात की करते रहें कि समाज और शहर के अंदर किसी तरीके की बदअमनी और नाखुशगवार वाक़या रोनुमा न होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमको इतना वक्त दिया और उम्मीद है कि जब हमारे व्यूवर्स भी इसको देखेंगे तो उनके अंदर एक उम्मीद का और आशा का संचार होगा और बनारस ऐसे ही रहेगा जैसे उसका रस है, हमेशा उसका रस ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर। जज़ाकल्लाह।